Okay, welcome to our next fast track revision lecture of 12th accountancy। आज के सेशन में हम लोग क्या कवर करने वाले हैं? गुडविल। अब आपको याद होगा कि गुडविल से रिलेटेड कई सारे टॉपिक आपको देखने को मिला होगा। कई बार बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, सर गुडविल कितनी बार होता है? तो देखिए, गुडविल दो जगह आपके पास है आपके सिलेबस में। एक बार तो उसका वैल्यूएशन सीखना है आपको, ये मिलेगा आपको सेकेंड चैप्टर के शुरू में। आपका जो रेफरेंस बुक है उसके सेकंड चैप्टर के शुरू में मिल जाएगा। यहाँ पे हम लोग सीखेंगे गुडविल का वैल्यूएशन, कि गुडविल को वैल्यू कैसे करते हैं। और एक मिलेगा आपको एडमिशन में, जहाँ पे आप सीखते हैं गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, मतलब उसका जर्नल एंट्री वगैरह। तो आज हम लोग करेंगे वैल्यूएशन। इससे भी क्वेश्चन आता है, 3-4 मार्क्स का आप एक्सपेक्ट कर सकते हो क्वेश्चन आ जाए, या एमसीक्यू में डाल दे। तो चलिए जल्दी से फटाफट इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले गुडविल का मीनिंग क्या होता है, पहले ये देखें। व्हाट डू यू मीन बाय गुडविल? देखो पहले थियोरेटिकली बुक में क्या लिखा रहा था गुडविल का मतलब। तो गुडविल इज द वैल्यू ऑफ रेप्यूटेशन ऑफ फर्म, रिस्पेक्ट ऑफ द प्रॉफिट एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर ओवर एंड अबव नॉर्मल प्रॉफिट अर्न बाय अदर सिमिलर फर्म बिलोंगिंग टू द सेम इंडस्ट्री। तो पहली बात ये समझो, गुडविल आपके बुक में या आपके लेवल पे सीधा सीधा बताया जाता है कि रेपुटेशन को गुडविल कहते हैं, पर ऐसा नहीं है। सिर्फ रेपुटेशन को गुडविल नहीं कहते हैं। रेपुटेशन गुडविल का एक वजह हो सकता है। गुडविल का मतलब है सर्टेन एडवांटेज, कुछ बेनिफिट। किसी वजह से अगर एक फर्म अगर दूसरे फर्म के मुकाबले ज़्यादा प्रॉफिट कमाती है सेम इंडस्ट्री में। अब फर्म और इंडस्ट्री समझना ज़रूरी है। जैसे लेदर इंडस्ट्री होता है या स्टील इंडस्ट्री होता है, तो लेदर इंडस्ट्री में बाटा एक फर्म है, लिबर्टी एक फर्म है। अब लेदर इंडस्ट्री में मान लो नॉर्मल प्रॉफिट चल रहा है 10% और बाटा कमाती है 15%, तो ये ज़्यादा कमाती है। इसका मतलब ये गुडविल इंजॉय कर रही है। तो ये किस वजह से हो सकता है? ये कई वजहों से हो सकता है, वो हम लोग अभी आगे देखेंगे। अब यहाँ पे देखो, प्रॉफिट एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर, यहाँ पे फ्यूचर के बारे में बात हो रही है। एक्सपेक्टेड मतलब अभी हुआ नहीं है। गुडविल आ जाने की वजह से फ्यूचर में उसके पास और प्रॉफिट आ सकता है, ज़्यादा प्रॉफिट आ सकता है। किससे ज़्यादा? तो नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा, उसके जैसे दूसरे सिमिलर फर्म के मुकाबले में जो सेम इंडस्ट्री से हैं। ये नहीं कि आप स्टील इंडस्ट्री कंपेयर करोगे लेदर से या सीमेंट इंडस्ट्री से। स्टील इंडस्ट्री है तो स्टील इंडस्ट्री के दो फर्म के बीच में कंपैरिजन होता है। तो ये जो एक्सेस प्रॉफिट कमाते हैं हम लोग जिस वजह से, उसको कहते हैं गुडविल। अब ये वजह क्या क्या है पहले हम लोग वो देख लें। तो ये जो गुडविल आप इंजॉय कर रहे हो, इसका रीज़न क्या हो सकता है? तो रीज़न हो सकता है, पहला, मैंने 5 रीज़न लिया है, ऐसे बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। पहला ले लेते हैं एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। उस कंपनी का मैनेजमेंट बहुत एफिशिएंट है, अच्छे स्ट्रेटजीज बनाता है, मार्केट को समझता है और उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्शन करता है। ठीक है, इसको कहते हैं शॉर्ट एनालिसिस। उसको पता है कि मार्केट में स्ट्रेंथ क्या है, मार्केट का वीकनेसेस क्या है, उसके अकॉर्डिंग वो अपना स्ट्रेटजी डेवलप करता है। तो उसके वजह ज़्यादा मुनाफा कमा सकता है। या हो सकता है उसका लोकेशन बहुत अच्छा है, बिजनेस का जो लोकेशन है वो प्राइम लोकेशन पे, जहाँ पे मैक्सिमम लोग से इंटरेक्ट करता है, मार्केट से अच्छे से इंटरेक्ट कर पाता है और ज़्यादा सेल करता है। या फिर क्वालिटी हो सकता है, उसका प्रोडक्ट का क्वालिटी दूसरे के मुकाबले बहुत अच्छा है, तो भी ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हो। और क्या रीज़न हो सकता है? नेचर ऑफ बिजनेस। आपका जो बिजनेस है वैसा बिजनेस बहुत कम लोग करते हैं, ठीक है, बहुत रेयर है। इसके वजह से भी ज़्यादा मुनाफा हो सकता है आपका। आप एक तरह से मार्केट में मोनोपोली लीड करते हो। मार्केट कंडीशन, जैसे मान लो कोरोना आया था, तो मार्केट कंडीशन वहाँ पे देखो, ऐसा एरिया जहाँ पे कोरोना पहले आया वहाँ पे मेडिकल वालों का बहुत ज़्यादा अर्निंग होने लगा होगा। या मान लो ऐसा एरिया जहाँ पे जो मार्केट है वो अचानक आपके बिजनेस के फेवर में आ जाए, तो आप ज़्यादा मुनाफा कमाने लगोगे। तो मार्केट कंडीशन के ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग इसका कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर के बारे में बात करें। तो पहला आपको याद रखना है, गुडविल क्या है? एक इंटैंजिबल एसेट है, फिक्टिशियस एसेट नहीं है। फिक्टिशियस एसेट और इंटैंजिबल एसेट में डिफरेंस होता है।
ठीक है, तो अगर ये सब MCQ के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो MCQ पर्पज से आप याद रखना, गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट एंड नॉट एन फिक्टिशियस एसेट। नेक्स्ट, गुडविल कैनॉट बी सोल्ड इन पार्ट और आइसोलेशन, मतलब गुडविल को टुकड़ों में नहीं बेच सकते हो, बिकेगा तो पूरा ही गुडविल बिकेगा, ऐसा नहीं कि वन हाफ सोल्ड कर दिया, क्योंकि आप गुडविल को सेपरेट नहीं कर सकते। गुडविल कैन नॉट हैव एन एग्जैक्ट कॉस्ट, इट वैल्यू फ्लक्चुएट्स फ्रॉम टाइम टू टाइम ड्यू टू चेंजिंग सर्कमस्टांसेस। अब देखो, गुडविल का एग्जैक्ट वैल्यू बता पाना पॉसिबल नहीं है, ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग इसका वैल्यू हमेशा बदलता रहेगा, एक सब्जेक्टिव है इसका वैल्यूएशन। लास्ट पॉइंट मैंने 4 पॉइंट लिखा है, लास्ट पॉइंट लिख लो, वैल्यू ऑफ गुडविल इट बेस्ड ऑन सब्जेक्टिव जजमेंट ऑफ द वैल्यूअर। मतलब अगर आप वैल्यूअर ए से वैल्यू करवाओगे तो वो कुछ और वैल्यू बता सकता है, वैल्यूअर बी से कराओगे तो वो कुछ और वैल्यू बता सकता है, दोनों में से किसी का वैल्यू गलत है या आप नहीं कर सकते, ये एक सब्जेक्टिव जजमेंट होता है। एक तरह से डिमेरिट भी है हमारे अकाउंटेंसी में, क्योंकि गुडविल का वैल्यूएशन एग्जैक्ट बता पाना पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, तो ये थ्योरी आपके काम का है, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन MCQ बन सकता है। आगे देखो, नेक्स्ट पार्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल। गुडविल को हम लोग 2 कैटेगरी में क्लासीफाई कर सकते हैं, पहला परचेज गुडविल, दूसरा सेल्फ जनरेटेड गुडविल। अब ये परचेज गुडविल क्या है, तो देखिए एक्चुअल वैल्यूएशन परचेज गुडविल का ही होता है। तो परचेज गुडविल अराइजेज व्हेन बिजनेस यूनिट इज परचेज्ड बाय अनदर बिजनेस कंसर्न एंड परचेज प्राइस पेड इन एक्सेस ऑफ द वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स अक्वायर्ड। तो परचेज गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो आपने पढ़ा होगा, अकाउंट्स में कई बार मिला होगा कि जब भी हम कोई बिजनेस को अक्वायर करते हैं और उसका जो नेट एसेट्स है, नेट एसेट में टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी, उससे ज़्यादा पे कर रहे हो, मतलब बिजनेस को महंगे में खरीद रहे हो, तो जो महंगा जो एक्सेस अमाउंट पे कर रहे हो वो क्यों पे कर रहे हो, गुडविल के लिए। और अगर सस्ते में लेते हैं तो क्या वर्ड यूज़ करते थे, कैपिटल रिजर्व। तो वही बात यहाँ पे है कि गुडविल कैसे निकालेंगे, तो जितना आप एक्चुअली पे कर रहे हो और जितना एसेट्स आपने नेट एसेट्स अक्वायर किया, दोनों का डिफरेंस। अगर पेमेंट ज़्यादा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, गुडविल की वजह से। इसका फीचर क्या है परचेज गुडविल का, तो देखो पहला फीचर, इट अराइजेज ऑन एक्विजिशन ऑफ एन एग्जिस्टिंग बिजनेस कंसर्न, मतलब न्यू बिजनेस कंसर्न में नहीं होगा, कोई पुराना चलता हुआ बिजनेस कंसर्न है, आपने उसको अक्वायर कर लिया, तो जो अक्वायर करने में जो पैसे आपने पे किए वो क्या है, गुडविल का वैल्यू। नेक्स्ट, इसको रिकॉर्ड कहाँ करते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट में, व्हेन कंसिडरेशन इज पेड फॉर इट। इसको बुक्स में तभी रिकॉर्ड करोगे जब इसके लिए कुछ पैसे पे किए हो, फ्री में मिलता है तो रिकॉर्ड नहीं करोगे। और शो कहाँ करोगे, तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में। ठीक है, लास्ट पॉइंट, कॉस्ट ऑफ परचेज गुडविल इज डिटरमाइंड बाय फ्यूचर मेंटेनेबिलिटी प्रॉफिट, FMP, शॉर्ट में इसको बोलते हैं FMP, फ्यूचर मेंटेनेबिलिटी प्रॉफिट। मतलब गुडविल आ जाने की वजह से फ्यूचर में मेरा क्या प्रॉफिट बनेगा, उसके बेसिस पे इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं, हम लोग सीखेंगे FMP कैसे निकालते हैं। दूसरा है सेल्फ जनरेटेड गुडविल, इसको वैल्यू नहीं किया जा सकता, आप ये समझ लो, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलेगा भी आगे। वैसे सेल्फ जनरेटेड गुडविल होता क्या है, तो जब एक बिजनेस कंसर्न कंसिस्टेंटली एक बिजनेस अपने मार्केट में अच्छा परफॉर्म करती है, तो जिसके वजह से जो उसका रेपुटेशन क्रिएट होता है सोसाइटी में, उसको कहते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल। ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, जैसे टाटा, रिलायंस, ये लंबे समय से बिजनेस कर रही है और अपना एक क्वालिटी स्टैंडर्ड मेंटेन कर रही है, जिसके वजह से पब्लिक समझती है कि इस, जिसको आप लोग ब्रांड कहते हो, इस ब्रांड का प्रोडक्ट है तो बढ़िया ही होगा। तो यही है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। देखो यहाँ पे क्या बोला, इट इज इंटरनली जनरेटेड बिजनेस पोजेसेस गुडविल विच अराइजेस फ्रॉम अ नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स दैट आर रनिंग बिजनेस पोजेसेस। कई सारे एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं इसके। इसके फीचर क्या है, तो देखो, इट इज ऑल्सो नोन एज इनहेरेंट गुडविल, नॉन परचेज गुडविल या रेज्ड गुडविल, तीनों नाम से इसको जाना जा सकता है। तो क्वेश्चन में कोई भी नाम यूज करेगा तो आप समझ लेना। कॉस्ट कैन नॉट बी प्लेस्ड ऑन दिस टाइप ऑफ गुडविल, इस गुडविल का कॉस्ट आप नहीं निकाल सकते, मुश्किल है निकाल पाना। थर्ड नंबर, यही इंपॉर्टेंट है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 ऑन इंटेंजिबल एसेट्स। अब तो खैर AS आउटडेटेड हो गया, अब तो इंड AS आ गया, पर आपके लिए AS ही रिलेवेंट है।
तो AS26 क्या कहता है, इंटरनली जनरेटेड गुडविल इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज एन एसेट। क्यों नहीं मानेंगे, तो उसका रीजन ही बताया है, बिकॉज इट इज नॉट एन आइडेंटिफाइबल रिसोर्सेज कंट्रोल्ड बाय एंटिटी। पहला तो उस पर एंटिटी का पूरा पूरा कोई कंट्रोल नहीं होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि एंटिटी चाहे तो वो घटा बढ़ा सकती है, नहीं, ये आपके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग चेंज करता है खुद ब खुद और लोगों के एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग। दैट कैन बी मेजर्ड रिलायबली एट कॉस्ट। अच्छा, इसको रिलायबली आप मेजर भी नहीं कर सकते, सब्जेक्टिव होता है, वैरी कर सकता है। दैट्स वाई इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इसलिए AS26 इसको रिकॉर्ड करने से मना करता है। अगर रिकॉर्ड कर लिए हो तो जल्दी से जल्दी राइट ऑफ करने को कहता है, ठीक है। इट्स वैल्यूएशन डिपेंड्स ऑन सब्जेक्टिव जजमेंट ऑफ द वैल्यू, तो हम लोग पहले ही देख चुके हैं। ये आपका थ्योरी पार्ट हो गया। एक और टॉपिक है नीड फॉर वैल्यूएशन। गुडविल का वैल्यूएशन कर क्यों रहे हैं हम लोग, सीख क्यों रहे हैं? देखो इसका रीजन क्या है। तो कहता है कि पार्टनरशिप फर्म में आप गुडविल वैल्यू करते हो किस किस केसेस में। पहला, अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदलता है तो गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ता है। एडमिशन होता है नया पार्टनर का तो करना पड़ता है। रिटायरमेंट होता है तो, डेथ होता है तो, इन सब केसेस में आपको गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ता है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग आपको पेमेंट करना पड़ता है या अमाउंट रिसीव करना पड़ता है। या फिर फॉर्म का डिसोल्यूशन होता है। फॉर्म का डिसोल्यूशन के बंद नहीं हो रहा है, फॉर्म का डिसॉल्व करके आप उसको किसी और को बेच रहे हो एज अ गोइंग कंसर्न, ठीक है। आपके लिए फॉर्म डिसॉल्व हो गया पर उस बिजनेस को कोई और कैरी ऑन करेगा, उसमें टोटली डिफरेंट ओनर्स हो जाएंगे, तब इसका वैल्यूएशन करना पड़ता है। क्योंकि आप उसको बेचोगे तो नेट एसेट्स का तो पैसा लोगे, साथ में गुडविल के लिए भी पैसा उसे डिमांड करोगे। या फिर अमलगमेट होता है किसी पार्टनरशिप फर्म का, मतलब दो पार्टनरशिप फर्म मिलकर एक नया फर्म बनाते हैं मर्ज होकर, उसको कहते हैं अमलगमेशन। इन केसेस में हम लोग गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं। चलो यहाँ तक तो आपका थ्योरी पार्ट था। अब आता है आपका न्यूमेरिकल पार्ट, यहाँ से स्टार्ट होता है मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ये हम लोग आज करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, इसमें आपका मे बी 2 पार्ट में करूँ मैं। तो आपके पास आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग 3 मेथड है, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड। एक मेथड और होता है एन्युटी मेथड, वो आपको कवर नहीं करना, तो आपको 3 ही मेथड कवर करना, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड। तो अभी हम लोग करेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड में भी 2 पार्ट है, एक सिंपल एवरेज, दूसरा वेटेड एवरेज, ठीक है। तो चलो पहले स्टार्ट करते हैं सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से। यहाँ देखो जो करना है वो मैंने यहाँ लिख भी दिया और स्टेप्स में भी कर दिया, तो मैं एक बार आपके लिए पढ़ लूँ। तो अंडर दिस मेथड पास्ट प्रॉफिट्स ऑफ अ नंबर ऑफ ईयर्स आर टेकन इनटू कंसिडरेशन, ठीक है। पीछे का 4 साल 5 साल जितनी आपकी मर्जी उतने साल का प्रॉफिट आप ले लो। एंड सच प्रॉफिट्स आर टोटल्ड अप, उसको टोटल कर लो। देन एवरेज प्रॉफिट इज फाउंड। एवरेज कैसे निकालते हैं, तो जितने साल का टोटल करो डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर कर दो तो एवरेज निकल जाएगा। And this average and the average profit is then multiplied by agreed number of years of purchase to arrive at the value of goodwill। अब जो भी उसका एवरेज निकलेगा उसको नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर दो, अब गुडविल का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। इसी को मैंने यहाँ पे स्टेप्स में भी लिख दिया है। स्टेप 1, कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट या लॉस ईच पास्ट ईयर आफ्टर एडजस्टिंग एनी अबनॉर्मलिटीज। ये हम लोग अभी आगे करेंगे, ठीक है। हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट, देखो यहाँ पे वर्ड क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट या लॉस लेते हैं, क्योंकि गुडविल निकालने के लिए हमेशा नॉर्मल प्रॉफिट या लॉस को ही कैलकुलेट किया जाता है। अगर उसमें कुछ एबनॉर्मलिटीज है, एबनॉर्मलिटी दोनों सकता है, एबनॉर्मल प्रॉफिट हो सकता है, एबनॉर्मल लॉस हो सकता है, उसको आप नलीफाई कर दोगे, क्योंकि गुडविल हमेशा नॉर्मल केसेस में ही निकाला जा सकता है। स्टेप नंबर 2, एक बार आपने नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लिया तो टोटल प्रॉफिट निकालोगे उस सारे प्रॉफिट को ऐड करके। स्टेप नंबर 3, फिर उसका एवरेज कर दोगे। कैसे एवरेज करते हैं, तो टोटल प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ ईयर्स। और स्टेप नंबर 4, गुडविल। गुडविल कैसे निकालोगे, तो एवरेज प्रॉफिट जो ये वाला स्टेप में निकला उसको मल्टीप्लाई करोगे नंबर ऑफ ईयर परचेज से, गुडविल निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पे बार बार नंबर ऑफ ईयर परचेज आ रहा है, वो क्या होता है, तो वो भी मैंने यहाँ लिख दिया है। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब क्या होता है, पहले शॉर्ट में मैं आपको बता दूँ, फिर इसको भी देख लेंगे। नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब, अगर आपने किसी से गुडविल परचेज किया है तो आपको क्या लगता है कि उसका नाम यूज करके, मतलब उसका नाम ही यूज कर रहे हो तुम, किसी पुराना बिजनेस का नाम आपने एक्वायर कर लिया,
तो आपको क्या लगता है उसके नाम की वजह से आगे कितने सालों तक आपको ज़्यादा रिटर्न मिलेगा? वही होता है नंबर ऑफ ईयर परचेज। अगर हमको लगता है कि उसके नाम की वजह से अगले 3 साल तक कस्टमर मुझसे ज़्यादा खरीदेंगे उसकी वजह से, तो 3 साल हो गया नंबर ऑफ ईयर परचेज। अच्छा, ये 3 साल 4 साल 5 साल तक ही रहता है, क्योंकि एक सर्टेन टाइम के बाद लोग जानने लगेंगे कि नाम भले ही उसका है पर एक्चुअल आदमी ये है, तो धीरे धीरे आपकी पहचान हो जाएगी। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको क्वेश्चन में हमेशा दिया रहेगा, ये आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, बस उसको मल्टीप्लाई करना है आपको एवरेज प्रॉफिट से, आपका गुडविल ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। ठीक है, अब नॉर्मल प्रॉफिट निकालने की बात या एडजस्टेड प्रॉफिट निकालने की बात आती है। जो मैंने कहा था गुडविल हमेशा नॉर्मल प्रॉफिट पे कैलकुलेट करते हैं, तो उसमें एबनॉर्मल आइटम को हम लोग नलीफाई करते हैं। तो कई बच्चों को इसको समझने में परेशानी होती है, तो जितने आपके क्वेश्चन में मुझे एडजस्टमेंट मिला उन सब को सम अप करके मैंने ये टेबल बना दिया कि यही सब मिलेगा आपको। तो किसको ऐड करना है किसको लेस करना है समझ गए तो अच्छी बात है, नहीं समझे तो ये फॉर्मेट देख लोगे तो समझ में आ जाएगा। देखो, प्रॉफिट और लॉस जो आपको बिफोर एडजस्टमेंट प्रॉफिट लॉस दिया रहेगा वो ले लेना, उसमें से ऐड करना होगा आपको एबनॉर्मल लॉसेस को। अब एबनॉर्मल लॉसेस हो सकता है लॉस बाई फायर, थेफ्ट, अर्थक्वेक, इसको ऐड बैक कर देना, क्योंकि ये लॉस है तो ज़रूर पर एबनॉर्मल है इसलिए इसको इग्नोर करना है। तो नलीफाई करने के लिए क्या करना होगा, लॉस माइनस हो चुका होगा तो वापस क्या करोगे उसको प्लस कर दोगे, रिवर्स, तो ये नलीफाई हो जाएगा। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स भी नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी नहीं होता है, तो उसको सेल करने में कोई लॉस हुआ है उसको भी आप ऐड करोगे। अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक या ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, ये दो आइटम में बच्चे बहुत कंफ्यूज हो गए इसलिए मैंने इसको नोट ही कर दिया। अंडर वैल्यूएशन क्लोजिंग स्टॉक का है तो ऐड करोगे, ओवर वैल्यूएशन ओपनिंग स्टॉक का है तो उसको भी ऐड करोगे, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक इनकम साइड में जाता है क्रेडिट साइड में, और ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड में जाता है एक्सपेंस साइड में, इसलिए इसका ट्रीटमेंट उल्टा हो जाता है। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर रेवेन्यू की तरह ट्रीट कर लिया, मतलब एरर ऑफ प्रिंसिपल ऐसा कुछ है, तो आप इसको भी क्या करोगे, एक्सपेंस है ना तो इसको क्या करोगे ऐड बैक करोगे, क्योंकि लेस कर दिया होगा। अब लेस क्या करोगे, जितना भी एबनॉर्मल गेन है उसको लेस करोगे। एबनॉर्मल गेन क्या हो सकता है, तो इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, एक इन्वेस्टमेंट होता है एक नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। तो जब भी सिर्फ इन्वेस्टमेंट बोलेगा वो ट्रेड इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा है। ट्रेड इन्वेस्टमेंट मतलब बिजनेस में इन्वेस्ट करना, गुड्स में इन्वेस्ट करना। यहाँ पे गुड्स में इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, कोई नॉन ट्रेड एक्टिविटी कर रहा है। जैसे शेयर्स में ले लिया, मेरा बिजनेस है फर्नीचर का, हम शेयर में पैसा लगा दिए तो वो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, तो ये आपका बिजनेस एक्टिविटी नहीं है, प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी नहीं है, तो इसको क्या करोगे वापस ऐड बैक करोगे। अगर इससे कुछ इनकम हो गया तो, इससे लॉस होता तो लेस कर देते, सॉरी इससे लॉस होता तो इसको ऐड कर देते, इनकम हुआ इसलिए क्या कर रहे हैं इसको लेस कर रहे हैं, ठीक उल्टा करना होता है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ, वहां पे लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट था ऐड में, यहाँ पे प्रॉफिट है तो लेस करेंगे, उल्टा काम करेंगे। अगेन स्टॉक में भी ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एंड अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। फिर रेम्युनरेशन टू अ पार्टनर इफ इट इज ऑलरेडी नॉट डिडक्टेड, मतलब किसी पार्टनर की सैलरी अगर उसको डिडक्ट नहीं किए हो तो यहाँ पे कर देना। एनी अदर फ्यूचर एक्सपेंसेस लाइक इंश्योरेंस प्रीमियम, आगे क्वेश्चन मिलेगा आपको, कोई इंश्योरेंस प्रीमियम था जो देना चाहिए था आपने नहीं दिया उसको लेस करोगे। कोई मैनेजमेंट एक्सपेंस है जो आपको पेमेंट करना चाहिए था आपने नहीं किया उसको लेस करोगे। ये बेसिकली एबनॉर्मल आइटम नहीं है, ये ओमिशन कह लो इसको, ये एक्सपेंस करना था आपने किया नहीं इसलिए इसको लेस किया। आगे आ जाते हैं इस पे, ये सब करने के बाद जो आएगा आपका वो कहलाएगा एडजस्टेड प्रॉफिट। चलो इस पे बेस्ड मैंने एक एग्जांपल लिया है, जल्दी से मैं उसे कवर करा दूं आपका। ये एग्जांपल देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्या करना है इसमें। चलो इलस्ट्रेशन क्या है, कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 year। द प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 year वेयर, आपको दिया हुआ है लास्ट 5 year का प्रॉफिट, अब आपको निकालना है गुडविल। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है 3 साल, ठीक है। यहाँ देखो 5 साल का प्रॉफिट दे दिया। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एडिशनल इन्फॉर्मेशन। तो पहला एडजस्टमेंट क्या है, ऑन 1 जनवरी 2016, जनवरी 16 का मतलब हो गया 15-16 के बारे में बात कर रहा है। अ फायर ब्रोक आउट
which resulted to a loss of goods of 3 lakh and a claim of 70,000 was received from insurance company। मतलब एक आग लगा था उस साल जिसके वजह से टोटल लॉस हो गया 3 लाख का, ये एबनॉर्मल लॉस है। बट हमको बट इस 3 लाख में से 70,000 का इंश्योरेंस क्लेम मिल गया, तो नेट लॉस कितना हुआ आपका 2,30,000, ये याद रखना। ठीक है, तो यहाँ देखो 13-14 में तो जो था वो हम लोग सेम उतार लिया 4 लाख, क्योंकि इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 14-15 में भी कोई प्रॉब्लम नहीं। 15-16 में आपके पास 60,000 का लॉस दिख रहा है, उसमें से एक एबनॉर्मल लॉस है कितना 2,30,000। ये 2,30 कैसा आया, तो 3 लाख में से -70,000, ये 2,30,000 ये लॉस था, आपने माइनस किया तो इसको वापस क्या करोगे, प्लस करोगे। तो -60,000 प्लस एबनॉर्मल लॉस 2,30,000, तो नेट फिगर कितना आ गया 1,70,000। तो हम लोग ये लेके चलेंगे, हम लोग कितना लेके चलेंगे 1,70,000 को लेके चलेंगे और इस पे कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है, कह रहा है ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 18 को फर्म रिसीव्ड एन अनएक्सपेक्टेड टैक्स रिफंड ऑफ 80,000। और अनएक्सपेक्टेड है मतलब हर साल टैक्स रिफंड तो आता नहीं है, इस साल आ गया किसी वजह से। मे बी इनकम टैक्स में कोई रेट चेंज हुआ होगा जिसके बारे में आपको पता नहीं था, बजट आ गया, रेट चेंज हो गया, तो आपको फ़ायदा हो गया, उसका रिफंड मिल गया। तो ये एक तरह से एबनॉर्मल गेन है, इसको क्या करोगे, माइनस करोगे। किस साल हुआ है ये, 31 मार्च 18, मतलब 17-18 में हुआ है इस साल। इस साल का प्रॉफिट है 2,50,000, एक एबनॉर्मल गेन 80,000 का आपको माइनस करना, क्योंकि आपने पहले ही प्लस कर दिया, उसको माइनस करना होगा नलीफाई करने के लिए। तो कितना आया, यहाँ भी 170 आया। अब इन सारों को ऐड कर लेना तो तुम्हारा टोटल प्रॉफिट निकल के आ जाएगा, टोटल नॉर्मल प्रॉफिट। और इसको डिवाइड कर दो नंबर ऑफ ईयर परचेज से, सॉरी नंबर ऑफ ईयर ऑफ प्रॉफिट से। 5 साल का है तो डिवाइडेड बाई 5, तो आपका निकल के आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट। अब इस एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करोगे नंबर ऑफ ईयर परचेज से, तो निकल के आएगा वैल्यू ऑफ गुडविल। ठीक है, इजी सा था, आपके बुक का ही क्वेश्चन है और ये सीबीएसई में 2019 में पूछा हुआ है। इसके बाद दूसरा मेथड है, फटाफट से इसको भी देख लें, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब देखो सिंपल एवरेज में क्या था, हम लोग हर एक प्रॉफिट को ना इक्वल वेटेज देते थे, जबकि हम लोग जानते हैं कि जो करंट ईयर का प्रॉफिट है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एज कम्पेयर टू पास्ट ईयर, क्योंकि करंट ईयर का प्रॉफिट आपके करंट ईयर के परफॉर्मेंस को शो करता है। इसलिए बोलता है कि अगर आप वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड फॉलो करोगे ना तो ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू देगा। पर इसकी प्रॉब्लम क्या है कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट आप तभी अप्लाई कर सकते हो जब आपका बिजनेस कोई ट्रेंड शो कर रहा हो, मतलब राइजिंग ट्रेंड या फॉलिंग ट्रेंड। मतलब बिजनेस मान लो ऐसे है तो आपके पास या तो ऐसे राइजिंग ट्रेंड है बिजनेस का या एक फॉलिंग ट्रेंड, मतलब एक ट्रेंड होना चाहिए। ऐसा नहीं कभी राइज कर रहा है कभी फॉल फिर राइज फिर फॉल, ऐसे ट्रेंड रहेगा तो यहाँ पे आप सिंपल एवरेज लगाओगे। वेटेड एवरेज लगाओगे जब या तो कोई ट्रेंड होगा राइजिंग या फॉलिंग ट्रेंड, तब आप क्या अप्लाई करोगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। एंड इट गिव्स मोर वेटेज टू द लेटेस्ट प्रॉफिट। ठीक है, क्योंकि लेटेस्ट प्रॉफिट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए ज़्यादा वेट किसको देगा, लेटेस्ट प्रॉफिट को देगा। अब इसका स्टेप्स मैंने यहाँ पे लिख दिया आपको समझने के लिए। सबसे पहले नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे पास्ट ईयर का, अगर कोई अब नॉर्मल आइटम एडजस्टमेंट है उसको एडजस्ट कर देना जैसा अभी किया था। फिर निकालेंगे वेटेड प्रॉफिट। अब वेटेड प्रॉफिट कैसे निकालेंगे अभी देखते हैं। फिर टोटल वेट निकालेंगे और टोटल वेटेड प्रॉफिट निकालेंगे, दोनों का एडिशन करेंगे। फिर वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे इस फॉर्मूला को यूज करके, टोटल वेट ऑफ प्रॉफिट बाई डिवाइडेड बाई टोटल वेट से, तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकलेगा। और इस वेटेड एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ ईयर परचेज से, तो आपका आंसर आ जाएगा गुडविल का। ये देखो इसको एग्जांपल में हम लोगों ने कवर कर लिया है। ये एग्जांपल क्या है, 5 साल का आपके पास प्रॉफिट दिया हुआ है 2017, 18, 19, 20, 21, ये रहा प्रॉफिट। आपको गुडविल निकालना ऑन द बेसिस ऑफ 2 इयर्स परचेज। वेट कितने साल का लेना है, 2 इयर्स का। वेट आर टू बी यूज्ड 2017 में 1, 18 में 2 ऐसे दिया हुआ। अगर नहीं देता तो भी हम ऐसे ही वेट लेते हैं, मतलब सबसे कम वेट सबसे पुराने प्रॉफिट को देना है, याद रखना आपको। सबसे ज़्यादा वेट सबसे करंट प्रॉफिट को देना है। अगर ये 4 साल का होता तो यहाँ 4 हो जाता। ठीक है, सबसे पुराने वाले को सबसे कम वेट और सबसे नए वाले को सबसे ज़्यादा वेट। ये देखो ईयर लिख लिया, प्रॉफिट ले लिया, वेट ले लिया और इसका प्रोडक्ट हम लोग निकालते जा रहे हैं।
इसको मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट निकालते जा रहे हैं और यहाँ पे प्रोडक्ट लेते जा रहे हैं। फिर इन प्रोडक्ट्स का सम टोटल कर लो, इन वेट्स का सम टोटल कर लो, ठीक है, और वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकाल लो। ये देखो 984/15 ये निकल गया वेटेड एवरेज प्रॉफिट, और इसको मल्टीप्लाई कर दो आप नंबर ऑफ ईयर परचेज से, तो निकल के आ जाएगा गुडविल का वैल्यू। बस इतना ही करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे सुपर प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन मेथड। इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते, यहीं पर रुक देते हैं। सो आप बताइएगा कमेंट करके कैसा आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ओके, तो आज यहीं पर रुकते हैं। थैंक यू।